ग्राफ से तो आप कंटिन्यूटी का मतलब समझते ही हैं। अगर ग्राफ किसी पॉइंट पे ब्रेक हो रहा है तो हम कहेंगे कि उस पॉइंट पे फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है। तो जहाँ जहाँ भी ग्राफ ब्रेक हो गया उन पॉइंट पे फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है, बाकी सारे पॉइंट पे कॉन्टिन्यूअस है। ये तो हो गया कि ग्राफ से जब देखते हैं। मैथमेटिकली हम कैसे चेक करते हैं कि फंक्शन किसी पॉइंट पे कॉन्टिन्यूअस है या नहीं है। तो बड़ी ऑब्वियस सी बात है कि देखो, अगर किसी भी पॉइंट पे अगर फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है, ग्राफ अगर ब्रेक नहीं हो रहा है, जैसे ये कोई फंक्शन है और मान लो हम इस वाले पॉइंट पे चेक कर रहे हैं, पी पॉइंट पे, दिस इज द पॉइंट पी। अगर इस पॉइंट पे फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है तो पहली बात तो कि उस पॉइंट पे फंक्शन की वैल्यू एग्जिस्ट करनी चाहिए, क्योंकि अगर इस पॉइंट पे वैल्यू एग्जिस्ट ही नहीं कर रही है, दैट मीन्स कि फंक्शन ही एग्जिस्ट नहीं कर रहा। फंक्शन एग्जिस्ट नहीं कर रहा तो ग्राफ तो ब्रेक होगा ही, वहाँ पे होल बन जाएगा ग्राफ पे। अगर उस पॉइंट पे वैल्यू नहीं एग्जिस्ट कर रही है तो वो पॉइंट डोमेन में नहीं होगा, मतलब वहाँ पे ग्राफ पे होल बन जाएगा, यानी डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा ग्राफ। तो पहले तो उस पॉइंट पे वैल्यू मिलनी चाहिए फंक्शन की। तो अगर किसी पॉइंट पे कॉन्टिन्यूटी चेक कर रहे हैं तो उस पॉइंट पे पहले फंक्शन की ओरिजिनल वैल्यू एग्जिस्ट करनी चाहिए, मतलब उस पॉइंट पे फंक्शन डिफाइंड होना चाहिए, एक बात। दूसरी बात, क्योंकि फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है तो हम इस पॉइंट की तरफ चाहे लेफ्ट से जाएं या राइट से जाएं, पहुंचेंगे यहीं पे। क्योंकि कॉन्टिन्यूअस है तो दोनों साइड से ग्राफ एक ही जगह पे पहुंच रहे हैं, दैट मीन्स कि ऑब्वियसली उस पॉइंट पे लिमिट एग्जिस्ट करेगा। क्योंकि राइट से ग्राफ देखें या लेफ्ट से ग्राफ देखें, दोनों जगह से ग्राफ एक जगह पे ही पहुंचेगा। तो हम कहेंगे कि इस पॉइंट पे लिमिट भी एग्जिस्ट करना चाहिए। और कहाँ पहुंचेगा? तो ऑब्वियसली पी पॉइंट पे ही पहुंचेगा, यानी जो पी पॉइंट पे ओरिजिनल वैल्यू होगी उसी पॉइंट पे आपको लिमिट भी मिलेगा, यानी वही लिमिट होगा। तो इन शॉर्ट हम बोलते हैं कि फंक्शन किसी पॉइंट पे अगर कॉन्टिन्यूअस है तो उस पॉइंट पे फंक्शन का लिमिट एग्जिस्ट करेगा और लिमिटिंग वैल्यू और ओरिजिनल वैल्यू सेम होंगे। लिमिट एक्स अप्रोचिंग टू ए एफ एक्स और एफ ऑफ ए दोनों सेम चीज होंगी। अगर इनमें से कोई भी बात इनवैलिड हो गई, यानी अगर सेटिस्फाई नहीं हो रहा, या तो ओरिजिनल वैल्यू एग्जिस्ट नहीं कर रही है या लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, या लिमिट और ओरिजिनल वैल्यू दोनों एग्जिस्ट कर रहे हैं बट दोनों सेम नहीं है, तो फंक्शन कहलाएगा कि उस पॉइंट पे डिसकंटिन्यूअस है। तो लिख लो, ए फंक्शन एफ एक्स, पॉइंट वाइज लिखते जाएंगे, 2-3 पॉइंट अभी लिखना है। ए फंक्शन एफ एक्स इज सेड टू बी continuous at x is equal to a, continuous at x is equal to a if limit x approaching to a f x is equal to f of a. Limit x approaching to a f x is equal to f of a. तो देखो आगे ना हम घूम के लिमिट की बात कर रहे हैं, कोई नई बात तो हम कर नहीं रहे। क्या कर रहे हैं कि फंक्शन किसी पॉइंट पे अगर कॉन्टिन्यूअस है या कॉन्टिन्यूअस होगा अगर उस पॉइंट पे फंक्शन की लिमिटिंग वैल्यू और ओरिजिनल वैल्यू सेम हो। लिमिट एक्स अप्रोचिंग टू ए एफ एक्स और एफ ऑफ ए दोनों सेम होना चाहिए। तो अब अगर मैं कोई भी फंक्शन आपको देता हूँ, कहता हूँ इसकी कॉन्टिन्यूटी चेक कीजिए, कि इस पॉइंट पे कोई पर्टिकुलर पॉइंट में दे दूंगा कि 0 पे कॉन्टिन्यूटी चेक कीजिए, 1 पे कॉन्टिन्यूटी चेक कीजिए। इन जनरल मैंने कहा कि एक्स इज इक्वल टू ए पे आपको कॉन्टिन्यूटी चेक करना है फंक्शन का। तो सबसे पहले तो आप देखोगे कि उस पॉइंट पे फंक्शन की वैल्यू क्या है, यानी ए रखेंगे तो फंक्शन की क्या वैल्यू मिलेगी। एक्स इज इक्वल टू ए पे जो फंक्शन की वैल्यू है वही हो गया एफ ऑफ ए। अगर वैल्यू नहीं एग्जिस्ट कर रही है स्ट्रेट अवे बोल दीजिए कि डिसकंटिन्यूअस है। अगर ये वैल्यू एग्जिस्ट कर रही है तो फिर ए पे लिमिट फाइंड करो। क्या फाइंड करोगे? लिमिट एक्स अप्रोचिंग टू ए एफ एक्स। आगे लिमिट पे वापस, यानी आपको लिमिट चेक करना है, लिमिट एक्स अप्रोचिंग टू ए एफ एक्स। अगर ये लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रहा है फॉर वॉट एवर रीजन, आप कहेंगे कि फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है। अगर ये लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है तो फिर देखेंगे कि जो हमने लिमिट निकाला और जो एफ ऑफ ए निकाला दोनों सेम है या नहीं। अगर दोनों सेम है तो फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है, अदरवाइज डिसकंटिन्यूअस है। समझ में आ गई बात? अब देखो, दो बातें हो सकती हैं कि ए पे फंक्शन का लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है या नहीं कर रहा है। अगर ए पे फंक्शन का लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है और फाइनाइट लिमिट है, ए पे फंक्शन का लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है और फाइनाइट लिमिट है, बट उस पॉइंट पे लिमिटिंग वैल्यू और ओरिजिनल वैल्यू सेम नहीं है, यानी लिमिट तो एग्जिस्ट कर गया, ओरिजिनल वैल्यू भी एग्जिस्ट कर गया, बट लिमिटिंग वैल्यू और ओरिजिनल वैल्यू सेम नहीं है, तो उस पॉइंट पे फंक्शन डिसकंटिन्यूअस होगा। और ऐसे डिसकंटिन्यूटी को बोलते हैं रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी। वो इसलिए बोलते हैं कि ऐसे केस में चूंकि लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है तो दोनों साइड से ग्राफ वहीं पे आके मिलेगा, जिस पॉइंट पे हम चेक कर रहे हैं वहीं पे मिलेगा। बट उस पॉइंट पे चूंकि ओरिजिनल वैल्यू और लिमिटिंग वैल्यू सेम नहीं है तो उस पॉइंट पे एक होल बनेगा सिर्फ, यानी दोनों तरफ का ग्राफ एक ही जगह पे मिलेगा, बस वहां पे होल होगा ग्राफ पे।
तो एक्चुअली जस्ट एक होल सा बनेगा, तो इजिली रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी अगर हम उस होल को फिल कर दें, यानी फंक्शन की ओरिजिनल वैल्यू वही ले लें जो लिमिट आ रही है, यानी उस होल को फिल कर दें तो फंक्शन कॉन्टिन्यूअस बन जाएगा। यानी डिसकंटिन्यूअस से कॉन्टिन्यूअस बनाने के लिए हमें जस्ट एक होल फिल करना पड़ेगा, इसलिए हम कहते हैं कि ये इजिली रिमूवेबल है, रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी है। रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी किसको बोलेंगे? जब लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है बट लिमिटिंग वैल्यू और ओरिजिनल वैल्यू दोनों सेम नहीं है, तो हम कहेंगे कि फंक्शन हैज अ रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी एट x इज इक्वल टू a। लिख लो अगला पॉइंट, इफ लिमिट x अप्रोचिंग टू a f x exists, if limit x approaching to a f x exists but limit x approaching to a f x, एक मिनट और, ये जो मैंने कहा लिमिट x अप्रोचिंग टू a f x एग्जिस्ट फाइनाइटली, एग्जिस्ट करे और फाइनाइट हो। इफ लिमिट x अप्रोचिंग टू a f x एग्जिस्ट फाइनाइटली बट limit x approaching to a f x is not equal to f of a, is not equal to f of a, then the function has a removable discontinuity at x is equal to a, then the function has a removable discontinuity at x is equal to a। यानी इस केस में एक्चुअली होता क्या है कि ग्राफ पे ऐसे एक होल बन जाता है, जैसे ग्राफ यहाँ गया, यहाँ पे ब्रेक हुआ, देखो इधर स्क्रीन को देखो, और यहीं से दोबारा शुरू हो गया ऐसे। मान लो ये ग्राफ है, ये पी पॉइंट है, तो इस पी पॉइंट पे फंक्शन का रिमूवेबल डिस्काउंट, यहाँ पे लिमिट एग्जिस्ट कर जाएगा, क्योंकि हम लेफ्ट से जा रहे हो या राइट से जा रहे हैं, पहुंचेंगे पी पे ही, तो लिमिट तो एग्जिस्ट कर जाएगा, लेफ्ट लिमिट और राइट लिमिट सेम होगा। बट क्योंकि पी पॉइंट पे ओरिजिनल वैल्यू नहीं मिल रहा, पी पॉइंट पे होल है, तो हम कहेंगे कि इस पॉइंट पे फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है। ओरिजिनल वैल्यू एक्चुअली पी का उस पॉइंट पे नहीं है, कहीं और है या है ही नहीं है, तो हम कहेंगे कि इस पॉइंट पे फंक्शन का रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी है। अगर किसी पॉइंट पे ये तब होगा जब लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है फाइनाइटली बट लिमिटिंग वैल्यू और ओरिजिनल वैल्यू सेम नहीं है। अगर लिमिट ही एग्जिस्ट ना करे किसी पॉइंट पे, लिमिट x अप्रोचिंग टू a f x एग्जिस्ट ना करता हो या एग्जिस्ट करता हो बट फाइनाइट ना होता हो, इनफाइनाइट होता हो, तो उस पॉइंट पे फंक्शन का नॉन रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी होगा। एक्चुअली अगर किसी पॉइंट पे लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रहा तो इसका मतलब ऑब्वियस सा है कि इस पॉइंट का लेफ्ट का ग्राफ और राइट का ग्राफ दो अलग अलग लेवल पे, क्योंकि लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट अलग अलग है, तो दो अलग अलग लेवल पे ग्राफ होगा, तो बीच में ग्राफ पे गैप क्रिएट होगा, गैप ब्रेक होगा ही होगा ग्राफ, तो फंक्शन डिसकंटिन्यूअस होगा। और चूंकि पूरा बड़ा गैप है तो ये नॉन रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी है, इसको आप रिमूव नहीं कर सकते अनलेस एंड अनटिल कि आप पूरा फंक्शन का रूल बदलो, बिना रूल बदले हुए आप फंक्शन को कॉन्टिन्यूअस नहीं बना सकते। और अगर लिमिट इनफाइनाइट है किसी पॉइंट पे तब भी डिसकंटिन्यूअस होगा। इनफाइनाइट लिमिट वहां पे मिलता है जहां पे ग्राफ का वर्टिकल एसिम्प्टोट होता है, और वर्टिकल एसिम्प्टोट जहां भी होगा वहां पे ग्राफ ब्रेक होगा ही होगा। जैसे अगर आप 10 का ग्राफ देखो, तो अगर आप 10x का ग्राफ देखोगे, जैसे मान लो किसी फंक्शन का ग्राफ ऐसे जा रहा है, ये a है, इधर से ग्राफ ऐसे हो गया, तो जैसे जैसे हम x a को तरफ ले जा रहे हैं, ग्राफ कहां जा रहा है? इन्फिनिटी की तरफ। ऑब्वियसली यहाँ पे वर्टिकल एसिम्प्टोट बनेगा, इधर से भी मान लो ऐसे हो गया ग्राफ, तो ये मान लो किसी फंक्शन का ग्राफ है, तो हम x a को आ रहे हैं आइदर फ्रॉम द लेफ्ट और x a को ला रहे हैं आइदर फ्रॉम द राइट, चाहे इधर से आए या इधर से आए, दोनों तरफ से ग्राफ कहां जा रहा है? ऊपर जा रहा है, इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है, यानी लिमिट एग्जिस्ट कर जाएगा, बट ये लिमिट क्या होगा? इनफाइनाइट होगा। ऑब्वियसली इस पॉइंट पे ग्राफ डिसकंटिन्यूअस है, क्योंकि दोनों मिलेंगे नहीं, बीच में एक एसिम्प्टोट पड़ जाएगा, बीच में एक एसिम्प्टोट पड़ जाएगा, तो ये दोनों ब्रांचेस मिलेंगे नहीं, यानी ये डिसकंटिन्यूअस ग्राफ होगा। तो अगर लिमिट इनफाइनाइट भी हो जाए किसी पॉइंट पे तो डिसकंटिन्यूअस ग्राफ होगा। ऐसी डिसकंटिन्यूटी को बोलते हैं इनफाइनाइट डिसकंटिन्यूटी। जहां पे भी इनफाइनाइट डिसकंटिन्यूटी होगी वहां पे एक वर्टिकल एसिम्प्टोट सा फॉर्म होगा। लिख लीजिएगा, इफ लिमिट x approaching to a f x does not exist, or exist but it is not finite,
or exist but it is not finite, then the function has a non-removable discontinuity at x is equal to a. Function has a non-removable discontinuity at x is equal to a. अगर लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है बट लिमिटिंग वैल्यू और ओरिजिनल वैल्यू सेम नहीं है तो भी डिसकंटिन्यूअस होगा, बट इसे रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी कहेंगे। वैसे केस में ग्राफ पे सिर्फ एक वहां पे होल सा बन जाएगा। लेकिन लिमिट ही एग्जिस्ट नहीं कर रहा है या लिमिट फाइनाइट नहीं है, इनफाइनाइट है, तो फिर उस केस में दोनों ब्रांचेस मिल नहीं होंगी, बिल्कुल अलग अलग होंगी, यानी दोनों तरफ का जो ग्राफ होगा वो एक जगह पे नहीं आ रहे होंगे। या इनफाइनाइट को जा रहा है तो फिर वर्टिकल एसिम्पटोट सा फॉर्म होगा, ये कहलाएगा नॉन रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी। इनफैक्ट अगर लिमिट किसी भी पॉइंट पे इनफाइनाइट आ रही हो, किसी भी पॉइंट पे लिमिट चाहे इनफाइनाइट आ रही हो प्लस इन्फिनिटी या माइनस इन्फिनिटी, तो उस पॉइंट पे वर्टिकल एसिम्पटोट बनेगा। इसको इनफाइनाइट डिसकंटिन्यूटी भी कहते हैं। लिख लो, इफ लिमिट एक्स अप्रोचिंग टू ए एफ एक्स इज इनफाइनाइट, इनफाइनाइट का मतलब मे बी प्लस इन्फिनिटी या माइनस इन्फिनिटी। जब मैं इनफाइनाइट बोल रहा हूं तो साइन कुछ भी हो, चाहे प्लस हो या माइनस हो। If limit x approaching to a of x is infinite, then the function has a vertical asymptote at x is equal to a. Then the function has a vertical asymptote at x is equal to a. और ऑब्वियसली जहां पे एसिम्पटोट मिल गया तो वहां पे तो ग्राफ ब्रेक होना ही होना है, क्योंकि लेफ्ट वाला ग्राफ और राइट वाला ग्राफ उस पॉइंट के मिलेगा नहीं। तो दिस टाइप ऑफ डिसकंटिन्यूटी इज नोन एज इनफाइनाइट डिसकंटिन्यूटी। दिस टाइप ऑफ डिसकंटिन्यूटी इज नोन एज इनफाइनाइट डिसकंटिन्यूटी। अगर किसी पॉइंट पे फंक्शन का राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट दोनों एग्जिस्ट कर रहा है, दोनों फाइनाइटली एग्जिस्ट कर रहे हैं, बट दोनों इक्वल नहीं है, तो इसका मतलब यह है कि उस पॉइंट पे लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, क्योंकि राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल नहीं है। तो वहां पे ग्राफ पे एक गैप सा क्रिएट होगा। जैसे मान लो कि x इज इक्वल टू a के, जब हम राइट से आ रहे हैं तो ग्राफ सपोज इस लेवल पे, लेफ्ट से ग्राफ इस लेवल पे। मान लो लेफ्ट से जो लिमिट, राइट से जो लिमिट है वो 1 के लेवल पे और जो लेफ्ट से लिमिट है वो 3 के लेवल पे, तो बीच में 2 यूनिट का गैप हो गया। ऑब्वियसली ये डिसकंटिन्यूअस ग्राफ है। तो अगर कभी भी लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट डिफरेंट हो किसी पॉइंट पे, तो उस पॉइंट पे ग्राफ पे एक गैप सा बन जाता है, और इस गैप को हम बोलते हैं जंप ऑफ द फंक्शन। जितना गैप बनेगा, जैसे आप इंटीग्रल पार्ट का ग्राफ ड्रॉ करो तो आप देखते हैं 0 से 1 में इंटीग्रल पार्ट 0 है, फिर 1 से 2 में 1 यूनिट जंप ले लेता है और 1 से 2 में 1 हो जाता है, फिर 2 से 3 में 2 हो जाता है। तो अगर किसी पॉइंट का ग्राफ मान लो ऐसे चल रहा है, जैसे ग्राफ ऐसे गया, ये वाला पॉइंट सपोज ये ओरिजिन है, ये 1 है, सपोज ये पॉइंट 1,2, ठीक। और फिर मान लो यहां से ग्राफ शुरू है इससे, ये वाला पॉइंट सपोज 1,3, ठीक, या 1,4 कर देता हूं सपोज। तो जब x 1 को अप्रोच करेगा लेफ्ट साइड से तो ग्राफ 2 के लेवल पे होगा। When x is approaching to 1 from left hand side, limit is 2. When x is approaching to 1 from right hand side, जब इधर से आ रहे हैं तो ग्राफ 4 पे आ रहा है, तो लेफ्ट हैंड लिमिट 1 पे 2 है, जबकि राइट हैंड लिमिट 1 पे 4 है। ऑब्वियसली बीच में 2 यूनिट का गैप है, यानी यहाँ पे ग्राफ 2 यूनिट जंप ले लेता है, जंप लेकर फिर दोबारा शुरू होगा। तो इसको हम बोलते हैं जंप ऑफ द फंक्शन। अगर किसी पॉइंट पे लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों एग्जिस्ट करते हो, तो उनका जो, बट दोनों इक्वल ना हो, तो उनका जो गैप होगा राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट का जो डिफरेंस होगा उसको बोलेंगे जंप ऑफ द फंक्शन। लिख लीजिए, if both right hand limit and left hand limit, if both right hand limit and left hand limit exist finitely at x is equal to a, exist finitely at x is equal to a, but they are not equal, but they are not equal, then the difference of the right hand limit and left hand limit is known as jump of the function.
difference of the right hand limit and left hand limit is known as jump of the function. जैसे इसमें हम देख रहे हैं कि ग्राफ पे जो है 1 पे 2 यूनिट का जंप है, 1 के लेफ्ट से 2 के लेवल पे है और 1 के राइट से 4 यूनिट, तो यहाँ पे ग्राफ 2 यूनिट का जंप ले लेता है, जंप लेकर फिर दोबारा ऊपर से शुरू हो रहा है। तो ऑब्वियसली ये नॉन रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी है, क्योंकि बड़ा सा गैप क्रिएट हुआ है। आप जब तक फंक्शन का रूल नहीं बदलोगे ये कॉन्टिन्यूस नहीं बनाया जा सकता। अगर जस्ट एक होल बनता हो तो उसको कॉन्टिन्यूस बनाया जा सकता है सिर्फ एक वैल्यू बदलकर। यहाँ पे आपको वैल्यू बदलने से काम नहीं चलेगा, पूरा रूल बदलना पड़ेगा, या तो राइट वाला रूल बदलना पड़ेगा या लेफ्ट वाला रूल बदलना पड़ेगा, ताकि एक ही जगह पे दोनों ग्राफ आ जाए। तो ये नॉन रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी है। सर वापस आते हैं। अब अगर आपको मैं कोई फंक्शन देता हूँ और कहता हूँ कि इसकी कॉन्टिन्यूटी चेक कीजिए एट एक्स इज इक्वल टू ए, कुछ नहीं है, फिर से बोल रहा हूँ, आप वापस लिमिट्स ही पढ़ रहे हो। आपको क्या करना है, मैंने जैसे कहा कि कॉन्टिन्यूटी चेक करें किस पॉइंट पे एक्स इज इक्वल टू ए पे। तो पहले तो आप देखोगे कि ए पे फंक्शन की वैल्यू क्या है, एफ ऑफ ए निकालो। अगर ये वैल्यू ना मिले स्ट्रेट अवे डिस्काउंट, मिल गई, फिर उस पॉइंट पे लिमिट चेक करोगे, लिमिट एक्स अप्रोचिंग टू ए एफ एक्स। अगर ये लिमिट ना मिले, चाहे जो भी रीजन हो, तो आप कहते हैं फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है। अगर ये लिमिट मिल गया तो फिर लिमिटिंग वैल्यू यानी लिमिट एक्स अप्रोचिंग टू ए एफ एक्स और एफ ऑफ ए दोनों सेम होने चाहिए, तभी हम कहेंगे कि फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है। लिखिए क्वेश्चन, एफ एक्स इज इक्वल टू 2x minus 3 when x less than 1. Three x plus 4 is between 1 and 2. X square plus 4x when x is greater than or equal to 2. ये जैसे फंक्शन है, फंक्शन के 3 रूल है, लेस देन 1 पे फर्स्ट वाला रूल, 1 से 2 में सेकंड वाला रूल और 2 से आगे थर्ड वाला। Discuss the continuity of the function at x is equal to 1 and x is equal to 2. Discuss the continuity of the function at x is equal to 1 and x is equal to 2. दोनों पॉइंट पे चेक करें, 1 पे कॉन्टिन्यूअस है या नहीं, बारी बारी से पहले 1 पे चेक करो, फिर 2 पे चेक करो कि 2 पे कॉन्टिन्यूअस है। देखें बारी बारी से चेक करते हैं, पहले 1 पे चेक करते हैं। एट x is equal to 1, इस मेथड समझ लो। सबसे पहले आप किसी भी पॉइंट पे कॉन्टिन्यूटी चेक कर रहे हैं तो पहले इस पॉइंट पे वैल्यू चेक करो। 1 पे चेक कर रहे हैं तो पहले आप एफ ऑफ 1 देखो क्या रहा है। 1 पे कौन सा रूल लगेगा बोलो, 1 पे सेकंड वाला रूल लगेगा, और x को 1 रखोगे तो सेकंड वाले रूल से वैल्यू आएगी 7, तो 1 पे ओरिजिनल वैल्यू तो 7 है। नाउ 1 पे लेफ्ट हैंड लिमिट चेक करते हैं, लिमिट x अप्रोचिंग टू 1 माइनस एफ एक्स। 1 माइनस का मतलब हो गया x इज लेस देन 1, और x लेस देन 1 है तो फंक्शन है 2x माइनस 3। x 1 को अप्रोच करेगा तो ये 2 माइनस 3 है यानी माइनस 1 है। आगे चेक करने की जरूरत ही नहीं, वैसे ही दिख गया कि ये डिसकंटिन्यूअस है, चूंकि 1 पे ओरिजिनल वैल्यू 7 आ रही है जबकि लेफ्ट हैंड लिमिट -1 आ रहा है। एक्चुअली अगर कॉन्टिन्यूअस होगा तो राइट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट और ओरिजिनल वैल्यू तीनों सेम बनने चाहिए। ये डिफरेंट बन गए तो आपको राइट हैंड लिमिट चेक करने की जरूरत ही नहीं है, आप स्ट्रेट अवे कर दीजिए कि ये डिसकंटिन्यूअस है। तो द फंक्शन लिख लो, द फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 1। डिसकंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 1। एक्चुअली 1 के लेफ्ट से जो ग्राफ आ रहा है, इधर से जब जाएंगे तो लेफ्ट हैंड लिमिट क्या है -1, तो लेफ्ट वाला ग्राफ -1 के लेवल पे, जबकि 1 पे राइट वाली जो 1 पे जो ओरिजिनल वैल्यू आ रही है वो 7 है और राइट वाला लिमिट भी 7 आएगा, तो -1 से 7 पे जंप करेगा, यानी बीच में 8 यूनिट का गैप है। जंप ऑफ द फंक्शन है यहाँ पे, और जंप कितने यूनिट का है, 8 यूनिट का। -1 से सीधा 7 पे जंप कर रहा है,
लेफ्ट वाली लिमिट -1 है, राइट वाली लिमिट अगर आप चेक करोगे तो 7 आएगा। नाउ अब चेक करना नेक्स्ट कहां पे, बोलो 2 पे। 2 पे अगर ओरिजिनल वैल्यू चेक करें F2, 2 पे सेकंड वाला रूल काम करेगा। x को 2 रखें तो सेकंड वाले रूल से वैल्यू है 4 -2 क्या है 10। अगर 2 पे लेफ्ट हैंड लिमिट चेक करें, लिमिट x अप्रोचिंग टू 2 -fx, और 2 के लेफ्ट में जो फंक्शन है ये सेकंड वाला रूल काम करेगा, कौन सा 3x + 4। 2 रख के देखें तो ये भी 10 है। और 2 पे अगर राइट हैंड लिमिट चेक करें, टू के राइट पे जो फंक्शन है 2+, राइट पे फिर वही हो गया थर्ड वाला x² + 4x - 2। x 2 को अप्रोच कर रहा है तो ये फिर वही 4 + 8 - 2 यानी 10। तो 2 पे ओरिजिनल वैल्यू 10, लेफ्ट लिमिट 10, राइट लिमिट भी 10, यानी ये 2 पे कॉन्टिन्यूअस है, कॉन्टिन्यूअस एट x = 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, fx = ax² + bx - 3 when x less than 1। a cos πx minus b sin πx/2। Find the values of a and b if the function is continuous at x = 1। अब उल्टा बोल रहा हूं कि ये 1 पे कॉन्टिन्यूअस है, गिवन है, तो a एंड b क्या होंगे? देखो जो फंक्शन है ये कॉन्टिन्यूअस गिवन है 1 पे, मतलब ये कि 1 पे ओरिजिनल वैल्यू, 1 पे लेफ्ट लिमिट और 1 पे राइट लिमिट तीनों सेम होनी चाहिए। 1 पे ओरिजिनल वैल्यू तो गिवन है कि 2 के इक्वल है, f1 की वैल्यू 2 है। अब देखिए रे x क्या कर रहे हैं, इधर देखो x = 1 पे आप देख रहे हैं कि फंक्शन की वैल्यू 2 है। ना 1 पे लेफ्ट लिमिट चेक करते हैं, लिमिट x अप्रोचिंग टू 1 -fx, (x less than 1) और x less than 1 तो फंक्शन x² + bx - 3। x 1 को अप्रोच कर रहा है तो ये होगा a + b - 3। नाउ राइट हैंड लिमिट 1 पे, लिमिट x अप्रोचिंग टू 1 + fx, (1 + मीन्स x is greater than 1 और x greater than 1 है तो फंक्शन लिखोगे a cos πx + b sin πx/2। 1 + x greater than 1 ये हो। जब इसमें x को 1 रखेंगे तो दिस इज a cos π एंड b sin π/2। cos π -1 sin π/2 तो ये -a + b है। अब चूंकि फंक्शन गिवन है कि 1 पे कॉन्टिन्यूअस है तो ओरिजिनल वैल्यू 2, लेफ्ट लिमिट a + b - 3 और राइट लिमिट -a + b, ये तीनों सेम हो जाने चाहिए। मतलब ये कि जो हमने लेफ्ट वाला लिमिट निकाला है a + b - 3 ये भी 2 बन जाना चाहिए
और जो राइट लिमिट निकाला है माइनस ए प्लस बी, ये 2 होना चाहिए। बोलो ठीक। तो दो इक्वेशन हो गया, एक तो हो गया ए प्लस बी की वैल्यू 5 और माइनस ए प्लस बी की वैल्यू 2। ऐड करोगे तो बी हो गया 7/2 और सब्ट्रैक्ट करोगे तो ए 3/2, ए 3/2 बी 7/2। नेक्स्ट क्वेश्चन, fx is equal to x sin 1/x not equal to 0 and 0 when x is equal to 0। दो रूल्स हैं, 0 पे फंक्शन की वैल्यू 0 और अगर x 0 नहीं है तो फर्स्ट वाला रूल काम करेगा, x sin 1/x। डिस्कस द कॉन्टिन्यूटी ऑफ द फंक्शन एट x इज इक्वल टू 0। देखो अगर आप 0 पे ओरिजिनल वैल्यू चेक करोगे f ऑफ 0, तो ये तो देख ही रहे हैं कि 0 पे फंक्शन की वैल्यू 0 है ना। 0 पे लिमिट चेक करना होगा, लिमिट x अप्रोचिंग टू 0 fx। तो ये हो गया लिमिट x अप्रोचिंग टू 0 fx को क्या लिखोगे, x साइन लिमिट x अप्रोचिंग टू 0 fx, तो ये हो गया लिमिट x अप्रोचिंग टू 0 x साइन 1/x। बोलो ठीक है ये। लिमिट x अप्रोचिंग टू 0 साइन 1/x ओवर 1/x जैसे लिखा जा सकता है। बोलो ठीक है ये। वैसे तो ये साइन थीटा ओवर थीटा बनता है अगर आप 1/x को थीटा पढ़ लो तो, बट फिर से वही बात बोलूंगा, कई बार बोल चुका हूँ, साइन थीटा ओवर थीटा 1 तब होता है जब थीटा अप्रोचिंग टू 0। यहाँ आप थीटा किसको पढ़ रहे हो, 1/x को। ये साइन थीटा ओवर थीटा बन रहा है जिसमें आप थीटा 1/x को पढ़ रहे हो। x चूंकि 0 को अप्रोच कर रहा है तो थीटा इनफाइनाइट होगा नहीं, तो ये फाइनाइट ओवर इनफाइनाइट है, चूंकि इसका न्यूमरेटर फाइनाइट क्वांटिटी होगा। न्यूमरेटर साइन है तो फाइनाइट होगा और डिनोमिनेटर इनफाइनाइट होगा। तो ये लिमिट मैंने 1-2 लेक्चर पहले निकाला भी है, शायद ये कल ही परसों में 1-2 लेक्चर पहले लिमिट निकाला भी था, लिमिट x अप्रोचिंग टू 0। तो ये 0 के इक्वल है। तो देखो ओरिजिनल वैल्यू और लिमिट दोनों सेम आ रही है, तो इसलिए आप कहेंगे कि फंक्शन fx इज कॉन्टिन्यूअस एट x इज इक्वल। ये जो x साइन 1/x की लिमिट है x अप्रोचिंग टू 0 पे, ये 0 है। इसको एक्सप्लेन करने का एक तरीका तो ये जो मैंने लिखा, फाइनाइट ओवर इनफाइनाइट। एक दूसरे तरीके से भी इसको एक्सप्लेन किया जा सकता है भाई, सैंडविच रूल। तो ये पहले ही बता चुका हूँ सैंडविच रूल होता है क्या, बता चुका हूँ। अगर इसी लिमिट को हम सैंडविच रूल से निकालें, सैंडविच रूल होता है कि अगर कोई फंक्शन fx है जो दो अदर फंक्शंस के बीच में है, gx और hx के बीच में, तो किसी भी पॉइंट पे अगर gx और hx की लिमिट सेम हो जाएगी तो fx का लिमिट भी वही होगा, क्योंकि दोनों के बीच में है तो वो भी वहीं जाएगा। अगर दो फंक्शन ऐसे मिल रहे हैं किसी पॉइंट पे आके, तीसरा इनके बीच में, तो वो भी वहीं आके मिलेगा, तीसरा और तो कहीं जा नहीं सकता। तो सैंडविच रूल से भी ये निकल जाता है, क्योंकि आपको लिमिट किसकी निकालनी थी, x साइन 1/x की, और ऑब्वियसली x साइन 1/x जो होगा ये हमेशा माइनस x और प्लस x के बीच में होगा, क्योंकि साइन की वैल्यू ज्यादा से ज्यादा 1 हो सकती है और कम से कम -1 हो सकती है। बोलो सही है। आप बोल दोगे सिंस साइन थीटा लाइज बिटवीन, पहले यही लिख दो आप चाहे तो, कि साइन थीटा जो होगा साइन 1/x, ये तो -1 और 1 के बीच में रहेगा इक्वलिटी के साथ। तो साइन थीटा जो कि -1 और 1 के बीच में रहेगा, तो x साइन 1/x की वैल्यू -x और x के बीच में रहेगी। बोलो ठीक है ये। और व्हेन x इज अप्रोचिंग टू 0, तो इधर भी 0 बनेगा इधर भी 0 बनेगा, तो आप कहोगे व्हेन x इज अप्रोचिंग टू 0
तो राइट वाले का भी लिमिट 0 है, लेफ्ट वाले का भी लिमिट 0 है। और जब इन दोनों का लिमिट 0 है तो ये तो उसके बीच में ही है, बीच में, तो ये भी 0 पे ही जाएगा। बोलो ठीक है ये। तो आप सीधा लिख दोगे कि बाई सैंडविच रूल लिमिट एक्स अप्रोचिंग टू 0 एक्स साइन 1 बाई एक्स ये 0 होगा। ऐसे भी एक्स को एक्सप्लेन किया जा सकता है। और ध्यान रहे सैंडविच एनसीईआरटी का भी पार्ट है, एनसीईआरटी में भी एक दो जगह पे ये टर्म यूज हुआ है लिमिट्स में, इसलिए मार्क्स मिल जाएंगे अगर आप ऐसे भी लिखोगे। साइन 1 बाई एक्स माइनस 1 और 1 के बीच में, तो एक्स साइन 1 बाई एक्स माइनस एक्स और एक्स के बीच में होगा। जब एक्स 0 को अप्रोच कर रहा है तो ये 0 है, ये भी 0। आप चाहे तो दोनों लिमिट लिख दोगे कि लिमिट एक्स अप्रोचिंग टू 0 एक्स ये भी 0 होगा, लिमिट एक्स अप्रोचिंग टू 0 माइनस एक्स ये भी 0, ये दोनों 0 है, तो सैंडविच से ये वाला भी 0। नेक्स्ट क्वेश्चन। if x is equal to sine ax minus x plus b sine 2ax plus x divided by x when x is less than 0. When x is equal to 0. And 1 minus raised to 3 by 4x when x is greater than 0. Find the values of a and b. Sorry, b तो लिखा ही नहीं मैंने। Find the values of a and b for which the function is continuous at x is equal to 0. अगर ये 0 पे continuous function है तो a and b क्या होंगे? हो गया? Yes, sir. देखो ध्यान से देखेंगे। आप कह रहे हैं कि फंक्शन 0 पे कॉन्टिन्यूअस है, तो 0 पे ओरिजिनल वैल्यू विच इज गिवन एज 4, ये तो गिवन है कि f0 4 है। लेफ्ट लिमिट और राइट लिमिट तीनों सेम होने चाहिए, तो लेफ्ट हैंड लिमिट भी 4 बनना चाहिए और राइट हैंड लिमिट भी 0 पे 4 बनना चाहिए। इसलिए मैं पहले ही कह रहा था आपको कि एक्चुअली आप कुछ नहीं पढ़ रहे, लिमिट्स ही पढ़ रहे, फिर से दोबारा वही एक्सटेंड हो गया। अब आप लिमिट निकालोगे, लेफ्ट लिमिट और राइट लिमिट, पहले लेफ्ट हैंड लिमिट निकालते हैं 0 पे, तो ये हो गया लिमिट एक्स अप्रोचिंग टू 0 माइनस 0 माइनस मीन्स एक्स इज लेस देन 0, और एक्स लेस देन 0 है तो पहला वाला रूल अप्लाई होगा, डिनोमिनेटर वाला 1 बाई एक्स तो ऐसे ही छोड़ दिया, जो डिनोमिनेटर में x था उसको अलग छोड़ दिया 1 बाई एक्स। नाउ वी हैव साइन ax माइनस एक्स, इसको ये भी लिख सकते हैं a माइनस 1x, तो डिवाइड कर दिया है माइनस 1x से, माइनस 1x से, साइन थीटा ओवर थीटा 1 हो जाएगा क्योंकि x अप्रोचिंग टू 0 है। देन 3 टाइम्स साइन 2a प्लस 1x, डिवाइड कर दिया 2a प्लस 1x से, एंड देन मल्टीप्लाई कर दिया 2a प्लस 1x। बोलो ठीक है ये? x कॉमन निकाल दो तो ये बाहर वाला x हो गया कैंसिल, x कॉमन लेकर, बोलो ठीक है ये? और अब ये साइन थीटा ओवर थीटा ये 1, ये x अप्रोचिंग टू 0 है, ये साइन थीटा ओवर थीटा, तो ये दोनों तो 1 बन गए, साइन थीटा ओवर थीटा बच के आ गया आपके पास a माइनस 1 एंड 3 टाइम्स 2a प्लस 1,
दिस इज 7a प्लस 2, ये लेफ्ट हैंड लिमिट है। बोलो ठीक है ये? और ऑब्वियसली ये जो लेफ्ट हैंड लिमिट है इसकी वैल्यू 4 बननी चाहिए, क्योंकि ओरिजिनल वैल्यू 4 है, तो 7a प्लस 2 हो गया 4, तो a की वैल्यू 2/7, a तो निकल गया। नाउ राइट हैंड लिमिट निकालते हैं 0 पे। लिमिट x अप्रोचिंग टू 0 प्लस, और 0 प्लस यानी x ग्रेटर देन 0 पे फंक्शन है 1 माइनस बी एक्स रेज टू 3/4x, यही है। आप देख सकते हैं कि x 0 को अप्रोच कर रहा है तो इसका बेस 1 है, पावर इनफाइनाइट है, यानी x को 0 रखोगे तो बेस 1 है, पावर इनफाइनाइट, यानी fx रेज टू gx है जिसमें बेस 1 बन रहा है, पावर इनफाइनाइट बन रहा है, तो क्या लिख देते हैं e रेज टू fx माइनस 1 इंटू gx। और एक दूसरा तरीका भी हो सकता है कि सीधा a रेज टू x को आप e रेज टू x log a भी लिख सकते हैं, दोनों से हो जाएगा, आपकी मर्जी, आप जैसे भी करना चाहें। लिमिट x अप्रोचिंग टू 0 प्लस, मैं लिख रहा हूं e रेज टू fx माइनस 1 इंटू gx, fx से 1 माइनस बी एक्स माइनस 1 इंटू gx यानी 3/4। कौन सा फॉर्मूला लगाया आपने? e रेज टू fx माइनस 1 इंटू gx, अगर fx रेज टू gx लिखा हुआ है तो ध्यान रहे, लेकिन ये तभी वैलिड होता है जब बेस 1 हो, पावर इनफाइनाइट हो। ये यहाँ पे था बेस 1 था, पावर इनफाइनाइट था, तो ये 1 खत्म हो गया, एक x भी खत्म हो जाएगा, तो बच जाएगा e रेज टू माइनस 3b/4। अगर आप उस वाले फॉर्मूले से निकाल के देखोगे a रेज टू x को लिख सकते हैं e रेज टू x log है, तब भी सेम आएगा, लिमिट मर्जी आपकी जैसे करना चाहो, वो तो ऑलवेज वैलिड होता है। a रेज टू x को तो आप हमेशा e रेज टू x log है लिख सकते हो, और x कुछ भी हो। अब देखिएगा, और चूंकि ओरिजिनल वैल्यू क्या था 0 पे 4 था, दैट मीन्स कि ये भी 4 के इक्वल हो जाना चाहिए, e रेज टू माइनस 3b/4, दिस इज इक्वल टू 4। इसे एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिख दें तो माइनस 3b/4 ये हो जाएगा log 4 विद द बेस e, हो जाएगा नहीं? तो b की वैल्यू हो गई माइनस 4/3 log 4 ln 4, ये b हो। तो a है 2/7, b है माइनस 4/3 log 4। लिमिट करो, बिना लिमिट के कॉन्टिन्यूटी डिफरेंशियबिलिटी नहीं होने वाली है, चूंकि फिर से बोल रहा हूँ लिमिट्स ही। अभी आप अगला चैप्टर भी देखोगे, जब डिफरेंशियबिलिटी भी कर रहे होंगे तो उसमें भी लिमिट्स का यूज करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए। fx is equal to e raised to 1 over x, e raised to 1 over x plus 1. This is when x not equal to 0 पे फंक्शन की वैल्यू 1, और अगर x 0 नहीं है तो फर्स्ट वाला रूल अप्लाई होगा। डिस्कस द कॉन्टिन्यूटी ऑफ द फंक्शन एट x इज इक्वल टू 0। डिस्कस द कॉन्टिन्यूटी ऑफ द फंक्शन एट x इज इक्वल टू 0। देखो 0 पे ओरिजिनल वैल्यू 1 है, ये तो आपको दिख रहा है। x इज इक्वल टू 0 पे फंक्शन की वैल्यू 1 है। और 0 पे लिमिट चेक करें, और जब लिमिट चेक करोगे तो ये देखते हुए कि फंक्शन में 1 ओवर x है, x को 0 प्लस लोगे तो 1 ओवर 0 प्लस इन्फिनिटी होगा, e रेज टू इन्फिनिटी की वैल्यू भी इन्फिनिटी होगी, क्योंकि e 1 से बड़ा क्वांटिटी है, पावर इनफाइनाइट कर दोगे तो वैल्यू इनफाइनाइट हो जाएगी। लेकिन जब x 0 माइनस लेंगे, लेफ्ट से लेंगे, तो 1 ओवर 0 माइनस इन्फिनिटी होगा, और e रेज टू माइनस इन्फिनिटी को हम 1 ओवर e रेज टू इन्फिनिटी लिख सकते हैं, जो 0 हो जाएगा।
तो दोनों साइड से, एक साइड से ये 0 प्लस लेंगे तो इन्फिनिटी बनेगा 1/x, 0 माइनस लेंगे तो माइनस इन्फिनिटी बनेगा। तो इसलिए पहले इसकी हम लेफ्ट हैंड लिमिट देख रहे हैं। x अप्रोचिंग टू 0 माइनस fx, ध्यान दोगे फंक्शन क्या है, e raised to 1/x, e raised to 1/x, x 0 को अप्रोच कर रहा बट नेगेटिव है, 0 माइनस है, तो इसलिए 1/x को माइनस इन्फिनिटी लिखोगे, तो ये हो गया e raised to माइनस इन्फिनिटी, e raised to माइनस इन्फिनिटी प्लस 1। और अब हम इसे लिख सकते हैं 1/e raised to इन्फिनिटी, 1/e raised to इन्फिनिटी प्लस 1, और 1/इन्फिनिटी 0 हो जाएगा। ध्यान रहे e raised to इन्फिनिटी की वैल्यू भी इन्फिनिटी होगी, तो एक्चुअल में ये हो गया 0/0 प्लस 1, तो लेफ्ट हैंड लिमिट इसका 0 है। बोलो ठीक है, ये 1/इन्फिनिटी हो गया, 1/इन्फिनिटी 0, 1/इन्फिनिटी। वैसे तो हमें वैसे ही पता लग गया कि ये डिसकंटिन्यूअस है, क्योंकि 0 पे ओरिजिनल वैल्यू 1 है, जबकि लेफ्ट लिमिट आया 0, तो आगे बढ़ने की जरूरत नहीं है, फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है 0 पे। बट स्टिल चेक करते हैं कि इसका राइट हैंड लिमिट क्या। अगर आपको सिर्फ कॉन्टिन्यूटी बतानी है तो आप बात खत्म कर दो कि डिसकंटिन्यूअस है, बट देखते हैं कि राइट हैंड लिमिट क्या आएगा इसका। लिमिट x अप्रोचिंग टू 0 प्लस fx, तो इस बार e raised to 1/x, e raised to 1/x, x 0 प्लस है तो ये e raised to इन्फिनिटी होगा, e raised to इन्फिनिटी प्लस 1 होगा। बोलो सही है, तो बोल भी दो। और अब अगर e raised to इन्फिनिटी से न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर को डिवाइड कर दो तो ऊपर 1 बन जाएगा, यहाँ भी 1 बन जाएगा, यहाँ 1/e raised to इन्फिनिटी होगा। बोलो सही है, e raised to इन्फिनिटी से, यानी उसी से आपने डिवाइड कर दिया, e raised to 1/x से न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर को डिवाइड कर दिया, तो ये 1 प्लस 0, तो ये 1 है। लेफ्ट हैंड लिमिट 0, राइट हैंड लिमिट 1, यानी फंक्शन का लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रहा है 0 पे, तो इसलिए ये डिसकंटिन्यूअस है 0 पे, और इनफैक्ट नॉन रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी है। यहाँ पे 1 यूनिट का जंप होगा, जो लेफ्ट वाला लिमिट है वो 0 है, यानी जो लेफ्ट से ग्राफ आ रहा होगा वो 0 के लेवल पे होगा, और राइट वाला लिमिट 1 है, जो राइट से ग्राफ आ रहा होगा वो 1 के लेवल पे होगा, तो बीच में 1 यूनिट का गैप होगा। तो लिख लीजिए, अगर हम e raised to माइनस इन्फिनिटी को भी e raised to माइनस इन्फिनिटी से डिवाइड कर दें तो डिवाइड कर दो, क्या हो तो जाएगा, नीचे ऊपर होगा 1 अपॉन 1 प्लस 0 नहीं होगा, और यहाँ भी तो e raised to माइनस इन्फिनिटी रहेगा ना ये, और e raised to माइनस इन्फिनिटी की वैल्यू, e raised to माइनस इन्फिनिटी की वैल्यू 0 है, तो 1/e तो इनफाइनाइट हो गया ना ये। एक्चुअली ये अगले स्टेप में आप ये लिखोगे ना 1/1 प्लस e raised to इन्फिनिटी, तो e raised to इन्फिनिटी इनफाइनाइट होगा, तो ऊपर फाइनाइट है, नीचे इनफाइनाइट है। लॉपिटल से भी करने के लिए आप ये तो चेक करोगे ना कि लॉपिटल एप्लीकेबल है या नहीं। लॉपिटल कब एप्लीकेबल होता है, जब 0/0 या इन्फिनिटी का फॉर्म बने, तो राइट हैंड साइड से तो ये इन्फिनिटी का फॉर्म बन रहा है, तो राइट हैंड साइड से तो लॉपिटल एप्लीकेबल हो जाएगा, बट लेफ्ट हैंड साइड से इन्फिनिटी का फॉर्म बन ही नहीं रहा था, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड से तो न्यूमरेटर 0 हो जा रहा था सीधा ही, तो ये 0/1 बन रहा था लेफ्ट हैंड साइड से। x को अगर 0 माइनस ले रहे हो तो ये एक्चुअली वैसे ही ध्यान रख लो कि बेस अगर 1 से बड़ा, ये एक्सपोनेंशियल का ग्राफ भी आपने ड्रॉ किया हुआ, अगर बेस 1 से बड़ा हो तो एक्सपोनेंशियल का ग्राफ ये होता है, यही होता है ना। तो ये ग्राफ है y = e raised to x का, तो जब x इन्फिनिटी को जाएगा तो इसकी वैल्यू ऊपर जाएगी इन्फिनिटी को, और जब x माइनस इन्फिनिटी को जाएगा तो इसकी वैल्यू 0 को आती है, तो इसलिए e raised to इन्फिनिटी होगा, जबकि e raised to माइनस इन्फिनिटी 0 होगा, क्योंकि जब इधर जाएंगे माइनस इन्फिनिटी की तरफ जाएंगे तो वैल्यू 0 को अप्रोच कर रही होगी। सब चीजें एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं, तो इसलिए जब आपको ग्राफ बताया जाता है तो वो भी दिमाग में रखिए। अगर आप ये चीजें दिमाग में रखोगे तो वैसे ही दिखता है कि
ई रेस टू एक्स इन्फिनिटी पे इन्फिनिटी होगा, इधर 0 हो जाएगा। नेक्स्ट if x is equal to a plus 3 cos x over x square. This is when x is less than 0. b tan pi over integral part of x बल्कि x plus 3 कर when x is greater than or equal to 0. Find the values of a and b. Find the values of a and b for which the function is continuous at x is equal to 0. देखो भाई सर वैल्यूज आएंगी कि बीच में रिलेशन आएगा? वैल्यूज आएंगी यार, देखिएगा तो पहले लेफ्ट हैंड लिमिट चेक करो 0 पे, बोलना बंद करें, ध्यान दें इधर, और 0 के लेफ्ट में जो फंक्शन है 3 cos x over x, ध्यान दो इधर x चूंकि 0 को जा रहा है, डिनोमिनेटर 0 है। कल ही की क्लास में बोला था जब भी डिनोमिनेटर 0 है तो लिमिट फाइनाइट तभी हो सकता है जब न्यूमरेटर भी 0 हो, क्योंकि अगर लिमिट इनफाइनाइट हो गया तो फंक्शन डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा। अभी कॉन्टिन्यूटी में ही बताया कि जहां भी इनफाइनाइट लिमिट आएगा वहां पे एसिम्प्टोट बन जाएगा, यानी डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा। तो लिमिट फाइनाइट होना चाहिए, तो दैट मीन्स कि न्यूमरेटर भी 0 बनना चाहिए। तो लिख लो सिंस डिनोमिनेटर इज अप्रोचिंग टू 0, therefore numerator must be approaching to 0. Therefore numerator must be approaching to 0. ठीक, और x को 0 रखेंगे तो देख लो न्यूमरेटर बनेगा a plus 3, तो a की वैल्यू तो हमें स्ट्रेट अवे मिल गई कि -3 है, क्योंकि न्यूमरेटर 0 होना चाहिए x को 0 रखने पे। और अब a को -3 रख दें तो ये लिमिट हो गया लिमिट x अप्रोचिंग टू 0 माइनस a की जगह पे -3 प्लस 3 cos x को हम लिख सकते हैं 1 minus 2 sin x by 2 x स्क्वायर। तो ये हो गया लिमिट x अप्रोचिंग टू 0 -3 एंड +3 तो खत्म हो गया, बचेगा आपके पास -6 over x स्क्वायर और एक sin स्क्वायर x by 2 आएगा, तो उसको लिख दिया sin x by 2 over x by 2 स्क्वायर मल्टीप्लाई कर दिया x स्क्वायर by 4 से, जो भी -3 एंड +3 तो खत्म होगा, एक आएगा -6 sin स्क्वायर x by 2 न्यूमरेटर पे, तो -6 over x स्क्वायर अलग लिखकर sin स्क्वायर x by 2 को आपने लिख दिया sin x by 2 over x by 2 का स्क्वायर, तो ये x स्क्वायर भी खत्म हो गया। sin थीटा over थीटा 1, sin थीटा over थीटा 1 तो लिमिट बच गया -6 by 4 यानी -3 by 2, तो लेफ्ट हैंड लिमिट है -3 by 2। बोलो सही है ना। अगर हम फंक्शन का 0 पे ओरिजिनल वैल्यू चेक करें f of 0, तो 0 पे सेकंड वाला रूल अप्लाई होगा और x को 0 रखेंगे। देखो इधर
x को 0 रखेंगे तो ये बनेगा b tan पाई बाई 3। सेकंड वाले रूल में x को 0 रखें, tan पाई बाई 3 √3, तो ये हो गया √3b। इनफैक्ट राइट लिमिट चेक करोगे तब भी यही आएगा √3, चूंकि अगर x को 0 लो या 0 प्लस लो, इंटीग्रल पार्ट तो 0 ही हो जाना है। तो ये दोनों भी सेम होने चाहिए, क्योंकि लेफ्ट लिमिट आया -3/2 और 0 पे ओरिजिनल वैल्यू आई है √3b, तो दोनों सेम हो जाने चाहिए, यानी √3b की वैल्यू हो जानी चाहिए -3/2, इसलिए b हो गया -√3/2। तो ये आंसर है a -3, b -√3/2। a is -3, b is -√3/2। ठीक है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, if x is equal to x over 1 plus 2 raised to x की जगह पे ऊपर x -3 कर दो, x -3 over 1 plus 2 raised to 1 over x -3. This is when x not equal to 3 and 0 when x is equal to 3. Discuss the continuity of the function at x is equal to 3. 3 पे फंक्शन की वैल्यू 0 है और x 3 नहीं है, तो ये न्यूमरेटर पे x -3, डिनोमिनेटर पे 1 plus 2 raised to 1 over x -3। देखो 3 पे फंक्शन की वैल्यू 0 है, f3 ये तो 0 ही है, और 3 पे लिमिट चेक करते हैं। ध्यान रहे फिर वही बात, अगर x को 3 प्लस लोगे तो x जब 3 से थोड़ा ज़्यादा होगा तो ये 0 प्लस, 3 पे ये 0 है, x को 3 से थोड़ा सा ज़्यादा हो लोगे तो 0 प्लस होगा, 1/0 प्लस इन्फिनिटी होगा। और x को 3 से थोड़ा कम लिया तो ये 0 माइनस होगा, 1/0 माइनस इन्फिनिटी होगा। तो दोनों लिमिट चेक करके देख लेते हैं। पहले इसकी राइट हैंड लिमिट ही चेक करो। लिमिट x अप्रोचिंग टू 3 प्लस f, limit x approaching to 3 plus x minus 1 plus 2 raised to 1 over x minus 3। बोलो सही है। तो देखो जब x को 3 प्लस लोगे तो न्यूमरेटर तो 0 को अप्रोच कर रहा होगा और डिनोमिनेटर क्या बन रहा होगा, देख लो डिनोमिनेटर बन रहा होगा 1 plus 2 raised to infinity, ये बन रहा होगा ना। तो न्यूमरेटर अगर x को 3 लेंगे 0 और ये 1 plus 2 raised to infinity, क्योंकि 3 प्लस ले रहे हो तो ये 1/0 प्लस और 1/0 प्लस इनफाइनाइट होगा, और 2 raised to infinity की वजह से भी न्यूमरेटर 0 को अप्रोच कर रहा है, तो 0 ओवर एनी नंबर वो तो वैसे भी 0 हो जाना है, तो इसकी वैल्यू क्या बनेगी 0। तो राइट हैंड लिमिट इसका 0 है। लेफ्ट हैंड लिमिट चेक करोगे तो ये हो गया लिमिट x अप्रोचिंग टू 3 माइनस x 3 से थोड़ा कम है, तो ये फिर से ऊपर 0 होगा, नीचे क्या होगा 1 plus 2 raised to माइनस, तो ये एक्चुअली 0 over 1 plus 0 ही हो गया। बोलो सही है।
क्योंकि 2 रेज टू माइनस इन्फिनिटी की वैल्यू भी 0 रहेगी। अभी कहा था कि एक्सपोनेंशियल का ग्राफ नीचे से ऊपर की तरफ जाता है तो इन्फिनिटी वाले साइड पे इन्फिनिटी होता है, माइनस इन्फिनिटी वाले साइड पे 0। और वैसे ना भी लिखो तो 2 रेज टू माइनस इन्फिनिटी का मतलब हो गया एक्चुअल में 1/2 रेज टू इन्फिनिटी, जो 1/इन्फिनिटी हो जाएगा यानी 0 हो जाएगा। तो तीनों सेम आ रही है, ओरिजिनल वैल्यू, लेफ्ट लिमिट, राइट लिमिट, यानी ये कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है। तो दिस इज कॉन्टिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 3। फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 3। ठीक है। अब देखो, अभी तक जो हमने क्वेश्चन